वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। प्रीवियस क्लास में हमने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा था। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या था कि डीएनए में उपस्थित आनुवांशिक सूचनाओं का स्थानांतरण एमआरएनए में होना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। तो जो हमने सेंट्रल डॉगमा थ्योरी पढ़ी थी, उस थ्योरी में देखा था कि डीएनए में उपस्थित आनुवंशिक सूचनाओं का एमआरएनए में स्थानांतरण हो रहा था, तो उसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और एमआरएनए में उपस्थित आनुवंशिक सूचनाओं का स्थानांतरण जब प्रोटीन में होता है तो इसे कहते हैं ट्रांसलेशन। तो जो कल वाली क्लास थी उसमें हमने डीएनए से एमआरएनए के निर्माण की प्रोसेस को पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे एमआरएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस कैसे होता है वो। तो है आपके टॉपिक तो एमआरएनए से आनुवंशिक सूचनाओं का स्थानांतरण प्रोटीन में होना अनुवादन कहलाता है। तो एमआरएनए में उपस्थित आनुवंशिक सूचनाओं का स्थानांतरण प्रोटीन में होना अनुवादन कहलाता है। इस ट्रांसलेशन की प्रोसेस के लिए एक्टिव एमआरएनए, राइबोसोम व टीआरएनए की आवश्यकता होती है। तो किसकी आवश्यकता होगी? एमआरएनए, राइबोसोम व टीआरएनए की आवश्यकता होती है। तो एमआरएनए में उपस्थित आनुवंशिकी या जेनेटिक इंफॉर्मेशन का स्थानांतरण प्रोटीन के रूप में होना ट्रांसलेशन कहलाता है। और इस ट्रांसलेशन के प्रोसेस को शुरू होने के लिए एक्टिव एमआरएनए, राइबोसोम व टीआरएनए की आवश्यकता होती है। प्रोकैरियोट्स में होने वाला ट्रांसलेशन एमआरएनए के निर्माण के साथ साथ ही हो जाता है, लेकिन यूकैरियोट्स में होने वाला ट्रांसलेशन एमआरएनए निर्माण के बाद में होता है और यह क्रिया साइटोप्लाज्म में होती है। ठीक है, तो यूकैरियोट्स में होने वाले ट्रांसलेशन की प्रोसेस कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में। और यह एमआरएनए के निर्माण के बाद से शुरू होती है, जबकि प्रोकैरियोट्स में होने वाला ट्रांसलेशन एमआरएनए के निर्माण के साथ साथ ही चलता रहता है। तो अब हम बात करते हैं ट्रांसलेशन की। तो जिस प्रकार हमने ट्रांसक्रिप्शन को निम्न भागों में डिवाइड किया था, अर्थात इसमें कौन कौन से स्टेप्स हमने पढ़े थे? इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। उसी टाइप से इसे भी कुछ स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। तो अनुवादन या ट्रांसलेशन के प्रोसेस को निम्न भागों में डिवाइड करते हैं या निम्न स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट है एक्टिवेशन ऑफ टीआरएनए, टीआरएनए का सक्रियण। ठीक है। सेकंड है इनिशिएशन, थर्ड है इलोंगेशन और फोर्थ है टर्मिनेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं, एक्टिवेशन ऑफ टीआरएनए या टीआरएनए का सक्रियण। तो इसमें क्या होता है कि जब टीआरएनए से एक्टिव अमीनो एसिड्स आके जुड़ते हैं तो टीआरएनए का एक्टिवेशन कहलाता है। तो जब टीआरएनए से
सक्रिय अमीनो अम्ल आके जुड़ता है तो वह अमीनो टीआरएनए का सक्रियकरण कहलाता है। और ये जो प्रोसेस है ये एक विशेष प्रकार के एंजाइम की हेल्प से होती है। वो एंजाइम है अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज या सिंथेज। ठीक है, तो जो एमआरएनए से आनुवंशिक सूचनाओं का स्थानांतरण प्रोटीन में होता है तो उसके लिए सबसे पहले स्टेप होती है टीआरएनए का सक्रियण। तो सक्रियण में क्या होगा कि जो टीआरएनए होता है उस टीआरएनए से जब सक्रिय अमीनो अम्ल आके जुड़ता है तो टीआरएनए का सक्रियण होता है, उससे टीआरएनए का एक्टिवेशन होता है। तो टीआरएनए का एक्टिवेशन कैसे हुआ कि जब टीआरएनए से एक्टिव अमीनो एसिड जाके जुड़ गया तो उसका एक्टिवेशन हो गया। इस कंप्लीट प्रोसेस में एक एंजाइम हेल्पफुल होता है, वो है अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेज। तो इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए एक एंजाइम की आवश्यकता होती है। तो कौन सा एंजाइम योगदान करता है? अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेज का। ठीक है, तो इस तरह इसमें टीआरएनए का एक्टिवेशन होता है। फिर आता है आपके तो जो टीआरएनए होता है उसका एक्टिवेशन कैसे हुआ कि जो टीआरएनए होता है उस टीआरएनए की ग्राही भुजा पर अमीनो एसिड आके जुड़ जाता है। तो टीआरएनए की जो ग्राही भुजा होती है उस ग्राही भुजा पे अमीनो एसिड आके जुड़ जाता है। तो क्या होगा कि जो एमआरएनए होता है वहाँ जाके ये टीआरएनए की ग्राही भुजा क्रिया करेगी। ये समझ लो, ये है एमआरएनए, ये है इसकी ग्राही भुजा। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो कोई अमीनो एसिड आके जुड़ गया। ठीक है, तो क्या होगा कि जो अमीनो एसिड था वो टीआरएनए की ग्राही भुजा पे आके जुड़ा था। तो उसके जुड़ने के बाद में क्या होगा कि जो ग्राही भुजा होगी किसकी? टीआरएनए की, जिस पे अमीनो एसिड आके जुड़ता है तो वो टीआरएनए की ग्राही भुजा एमआरएनए से जाके क्रिया करेगी। ठीक है, या एमआरएनए के कोडोन से क्रिया करेगी। तो जब वो क्रिया करेगी तो क्या करेगी? इस पे जो अमीनो एसिड आके जुड़ा है उसे उपयुक्त अमीनो एसिड उपलब्ध करा सके तो उसके लिए वो इसके साथ क्रिया करता है। तो क्या होगा कंप्लीट प्रोसेस में कि टीआरएनए की ग्राही भुजा पे अमीनो एसिड आके जुड़ जाता है। अमीनो एसिड के टीआरएनए की ग्राही भुजा पर आकर जुड़ने के बाद में क्या होता है? ये टीआरएनए की ग्राही भुजा एमआरएनए के कोडोन से क्रिया करती है और ये कार्य करती है कि उस नए अमीनो एसिड को एमआरएनए पर कोई अन्य उपलब्ध कोडोन मिल सके। ठीक है, तो क्या काम होगा कि टीआरएनए की ग्राही भुजा पे जो नया अमीनो एसिड आके जुड़ा है वो अमीनो एसिड के जुड़ने के बाद में टीआरएनए एमआरएनए से क्रिया करेगा और यह कोशिश करेगा कि जो नया अमीनो एसिड जुड़ा है उसे उसके अकॉर्डिंग कोई कोडोन मिल सके। ठीक है, फिर होती है इनिशिएशन। तो इनिशिएशन के लिए या श्रृंखला के प्रारंभन के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं जिन्हें इनिशिएशन फैक्टर्स कहते हैं। तो श्रृंखला प्रारंभ के लिए कुछ कारकों की जरूरत होती है जिन्हें प्रारंभन कारक कहते हैं या इंग्लिश में इनिशिएशन फैक्टर्स कहते हैं, जिन्हें शॉर्ट्स में IF कहते हैं। तो IF1, IF2 एवं IF3। तो इनिशिएशन फैक्टर 1 आरएनए के इनिशिएशन फैक्टर 1 राइबोसोम के ए साइट पे आके जुड़ता है। इनिशिएशन फैक्टर 2 राइबोसोम के पी साइट पर
नए अमीनो अम्ल को लाके जोड़ता है और इनिशिएशन फैक्टर 3 राइबोसोम के ई साइट पे जुड़ने का कार्य करता है। तो श्रृंखला प्रारंभन के लिए 3 कारकों की आवश्यकता होती है, इनिशिएशन फैक्टर 1, इनिशिएशन फैक्टर 2 और इनिशिएशन फैक्टर 3। तो जो इनिशिएशन फैक्टर 1 है वो राइबोसोम की एस साइट पे आके जुड़ता है, इनिशिएशन फैक्टर 2 राइबोसोम की पी साइट पे नए अमीनो अम्ल को लाकर जोड़ता है और इनिशिएशन फैक्टर 3 जो राइबोसोम की ई साइट पे पाया जाता है। तो सबसे पहले श्रृंखला प्रारंभन के लिए क्या होता है कि जो राइबोसोम की 30S स्मॉल सब यूनिट होती है वो स्मॉल सब यूनिट mRNA की पहचान करती है। तो इनिशिएशन के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि राइबोसोम की छोटी 30S सब यूनिट सबसे पहले जिस भी mRNA के द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है उस mRNA की पहचान करती है और पहचान करने के बाद में वो उससे आके जुड़ जाती है। तो ये है 30S सब यूनिट किसकी, राइबोसोम की, और ये है राइबोसोम के स्थल APE। तो इसे कहते हैं अमीनो एसिड अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट। ये है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज साइड और ये है एग्जिट साइट। तो ये है आरएनए की स्ट्रक्चर, ये है mRNA। ये जो सूत्र है वो किसका है, mRNA से, जिससे कि ट्रांसलेशन होना है, ठीक है, मीन्स प्रोटीन का सिंथेसिस होना है। ये है स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट और ये है इसके साइट्स जो मैंने आपको बताई थी, एस साइट, पी साइट और ई साइट, ठीक है। तो श्रृंखला के प्रारंभन के लिए क्या होगा कि सबसे पहले तो जो mRNA है उस mRNA की पहचान होगी। तो इस mRNA की पहचान कौन करेगा, राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट आके इस mRNA की पहचान करेगी। पहचान करने के बाद में ये इससे जुड़ जाएगी, ठीक है। अब जुड़ने के बाद में क्या होगा कि जो फर्स्ट इनिशिएशन फैक्टर होता है वो ए साइट पे आके जुड़ जाता है, ठीक है, और इनिशिएशन फैक्टर 2 पी साइट पे आके जुड़ जाएगा। तो इनिशिएशन फैक्टर 2 जुड़ने से पहले क्या कार्य करेगा कि वह जो फर्स्ट अमीनो एसिड बना था, मीन्स mRNA से सूचना का स्थानांतरण किसमें कोड हुआ या किसमें अनुवादित हुआ, अमीनो अम्ल में। तो जो फर्स्ट अमीनो अम्ल बनता है वो है FMN, ठीक है। तो जो फर्स्ट अमीनो अम्ल बनता है वो है FMN। तो सबसे पहले ये आके इसके इनिशिएशन फैक्टर 1 से आके जुड़ेगा। तो ये देखो, कंसिडर करो कि ये है tRNA। तो मैंने क्या कहा था कि tRNA पे सबसे पहले नया अमीनो अम्ल आके जुड़ेगा। तो कहाँ जुड़ेगा, ग्राही भुजा पे, ठीक है। तो यह है इसकी ग्राही भुजा।
तो इसकी ग्राही भुजा पे जब अमीनो अम्ल आके जुड़ता है तो फर्स्ट अमीनो अम्ल कौन सा होगा, FMN। तो ये पहला जो FMN अमीनो अम्ल है वो ग्राही भुजा पे आके जुड़ गया। ग्राही भुजा पे आके जुड़ने के बाद में क्या होगा कि ये इस FMN का ए साइट पे या राइबोसोम की ए साइट पे स्थानांतरण कर देता है। स्थानांतरण करने के साथ ही क्या होता है कि ये FMN ए साइट से बी साइट पे चला जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो IF2 फैक्टर होता है वो राइबोसोम की पी साइट पे नए अमीनो एसिड को लाके जोड़ता है। ठीक है, तो जब ये फैक्टर यहाँ आया तो यहाँ आने के बाद में इसको राइबोसोम से कोडोन प्राप्त हुए। वो कोडोन प्राप्त होने के बाद में इसका स्थानांतरण IF2 पे हो गया, मीन्स पी साइट पे हो गया। जब नए अमीनो अम्ल का या प्रथम अमीनो अम्ल जिसे FMN बोलते हैं, इस FMN का स्थानांतरण पी साइट पे होता है। पी साइट पे होने के साथ ही इसमें क्या होगा कि इसमें उपस्थित जो इनिशिएशन फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि ए और पी साइट पे उपस्थित इनिशिएशन फैक्टर्स, ये दोनों फैक्टर्स यहाँ से हट जाते हैं और जो राइबोसोम की ए साइट होती है उस पर दूसरा अमीनो एसिड आके जुड़ जाता है और पहले अमीनो एसिड का स्थानांतरण आगे की तरफ हो जाता है। तो ये है प्रोसेस इसकी किसकी, जब इसमें नया अमीनो अम्ल आके जुड़ता है। तो ये प्रोसेस किसकी हुई, इनिशिएशन की। फिर आता है इलोंगेशन। इलोंगेशन मीन्स दीर्घीकरण। दीर्घीकरण में क्या होगा कि जब इनिशिएशन पद में नया अमीनो अम्ल जिसे FMN बोलते हैं, ये FMN जब पी स्थल पे गया या राइबोसोम की पी साइट पे जाके जुड़ा, तो पी साइट पे जुड़ने के साथ ही इसमें क्या हुआ कि जो इनिशिएशन फैक्टर्स थे जो ए व पी साइट पे जुड़े हुए थे वो वहाँ से हट जाते हैं। तो इसके लिए इलोंगेशन फैक्टर्स आते हैं। तो प्रोकैरियोट्स में होने वाले दीर्घीकरण की प्रक्रिया के लिए 3 प्रकार के फैक्टर्स होते हैं, इलोंगेशन फैक्टर 1 या TU, इलोंगेशन फैक्टर TS और इलोंगेशन फैक्टर S। तो इलोंगेशन के लिए फर्स्ट जो इनिशिएशन फैक्टर होता है वो सबसे महत्वपूर्ण दीर्घीकारक होता है। दीर्घीकारक मीन्स दीर्घीकरण करने वाला फैक्टर्स। तो मैंने क्या बताया था कि जब इनिशिएशन हो रहा था तो सबसे पहले राइबोसोम की जो स्मॉल सब यूनिट थी 30S ने क्या किया कि अनुवादन होने वाले mRNA के सूत्र की पहचान की और पहचान करने के साथ ही वह स्मॉल सब यूनिट आके उस mRNA से जुड़ गई। फिर क्या हुआ कि प्रथम अमीनो अम्ल जब tRNA की भुजा से जब राइबोसोम की ए साइट पे स्थानांतरित होता है तो इनिशिएशन फैक्टर 1 के द्वारा वो इनिशिएशन फैक्टर 2 पे चला जाता है और वो पी साइट पे जाके जुड़ जाता है। इसके साथ ही ए व पी साइट पे उपस्थित फैक्टर्स वहाँ से हट जाएंगे और उनके हटने के बाद में क्या होगा कि जो राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट थी वो लार्ज सब यूनिट आके स्मॉल सब यूनिट से जुड़ जाती है। तो ये डायग्राम इस टाइप से होगा, ये यहाँ पे थी स्मॉल सब यूनिट, ये है लार्ज सब यूनिट और ये है mRNA और ये है राइबोसोम की 3 साइड्स कौन सी, A, P, E। तो अब देखो इलोंगेशन के लिए प्रोकैरियोट्स में 3 इलोंगेशन फैक्टर्स या दीर्घीकारक होते हैं, EFTU, EFTS व EFS। तो जो EFTU है वो सबसे महत्वपूर्ण दीर्घीकारक होता है। इसमें क्या होता है कि श्रृंखला का दीर्घीकरण होता है। वो दीर्घीकरण किस साइड में होता है, 3' की तरफ, 5' की तरफ
दीर्घीकरण होता है तो मैंने क्या बताया था कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस 3 days to 5 days की तरफ ही होती है। इसी टाइप से इसमें ट्रांसलेशन भी होगा। तो जो श्रृंखला का दीर्घीकरण है वो ऐसे होता रहेगा, मीन्स नई प्रोटीन की श्रृंखला या अमीनो एसिड की श्रृंखलाएं स्थानांतरित होती रहेगी। और ये जो mRNA होता है वो दोनों सब यूनिट्स के बीच में होता है, मीन्स जो राइबोसोम्स होते हैं इन दोनों राइबोसोम्स के सब यूनिट्स के बीच में mRNA होता है जो इसमें उपस्थित सूचनाओं का अध्ययन करता रहता है और उन सूचनाओं को अमीनो अम्ल से राइबोसोम्स में, या मैं यूँ कहूँ कि उन अमीनो अम्ल में जो सूचनाएं होती हैं उन्हें प्रोटीन में संश्लेषित करने का कार्य करता है। तो इलोंगेशन पद में क्या होगा कि यहाँ पे था FMN जो अमीनो एसिड 1 था, ठीक है, तो ये यहाँ पे आके जुड़ गया था। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे नया अमीनो अम्ल आएगा और ये नया अमीनो अम्ल कहाँ पे आके स्थानांतरित होगा, राइबोसोम की ए साइट पे आके स्थानांतरित होगा। मीन्स इसकी स्ट्रक्चर मैं ऐसे बना सकती हूँ। सो देखो, जो दीर्घीकारक होता है इनिशिएशन फैक्टर TU वो क्या करेगा कि ग्राही tRNA के ग्राही स्थल पे उपस्थित नए अमीनो अम्ल को वो राइबोसोम की ए साइट पे लाके जोड़ेगा। जोड़ने के बाद में क्या होगा कि फिर जब नया अमीनो अम्ल आएगा जैसे कि 3AA, तो जब नया अमीनो अम्ल आएगा तो जिस सेकंड अमीनो अम्ल का स्थानांतरण ए साइट पे हुआ था उसका स्थानांतरण कहाँ हो जाएगा, ये इस प्रकार शो होगा। और अमीनो एसिड सेकंड की जगह अमीनो एसिड थर्ड आ जाएगा, मीन्स ये स्ट्रक्चर ऐसी हो जाएगी। और जो ए साइट पे उपस्थित अमीनो अम्ल सेकंड था वो यहाँ से पी साइट पे FMN जो कि फर्स्ट अमीनो एसिड है उसके नीचे जाके जुड़ जाएगा। तो क्या होगा कि जो पहले सबसे पहले बना अमीनो अम्ल FMN है उसके साथ में उसके बाद आने वाले अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड्स बॉन्ड्स का निर्माण हो जाता है। उन पेप्टाइड्स बॉन्ड्स के निर्माण के कारण उसमें प्रोटीन बनती जाती है और वो प्रोटीन या अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ सीक्वेंस में जुड़ते जाते हैं और नए आने वाले अमीनो एसिड्स का इस तरह से ट्रांसलोकेशन हो रहा होता है। जो नया प्रोटीन के सूत्र बनते हैं, या मैं यूँ कहूँ कि जो अमीनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड्स बॉन्ड्स बनते हैं वो इस तरह आगे निकलते रहते हैं। फिर आता है आपके टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन के प्रोसेस के लिए एंटीकोडोन का होना जरूरी है। वो एंटीकोडोन कौन कौन से हैं, UAA, UGA और UAG। इन्हें नॉनसेंस कोडोन्स भी कहते हैं। तो इलोंगेशन के प्रोसेस में क्या हुआ कि श्रृंखला का दीर्घीकरण हो रहा है। ए साइट से अमीनो अम्ल पी साइट पे स्थानांतरित हो रहे हैं और पहले वाले अमीनो एसिड के साथ पेप्टाइड बॉन्ड्स के द्वारा जुड़ते जा रहे हैं और इस तरह नए कोडोन्स या नई अमीनो एसिड्स की सीक्वेंस मिलती जा रही है। लेकिन क्या होगा कि जो और इस कंप्लीट इलोंगेशन की प्रोसेस में जीटीपी की आवश्यकता होती है, तो जीटीपी जीडीपी में चेंज हो जाता है। मीन्स इसमें ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है जो जीटीपी के रूप में उपलब्ध होती है। और जो वो लास्ट टर्मिनेशन पोर्शन होता है या टर्मिनेशन पद होता है उसके अंतर्गत क्या होता है कि प्रोकैरियोट्स में ट्रांसलेशन की प्रोसेस तब तक चलती रहती है जब तक कि उसमें एंटीकोडोन ना आए या स्टॉप कोडोन ना आए। तो वो स्टॉप कोडोन्स कौन कौन से होंगे, UAA, UGA व UAG में से कोई भी एक स्टॉप कोडोन आने के साथ ही उसमें ट्रांसलेशन की प्रोसेस खत्म हो जाती है। तो क्या होगा उसमें, तो ये इन द सेंस क्या होंगे, ये होंगे नॉनसेंस कोडोन। तो इन स्टॉप या नॉनसेंस कोडोन में से एक भी कोडोन अगर आ जाता है तो ट्रांसलेशन की प्रोसेस वहीं पे रुक जाती है। फिर क्या होता है कि जब स्टॉप कोडोन
राइबोसोम की एस साइट पे आके जुड़ेगा तो राइबोसोम की एस साइट के द्वारा उसकी पहचान की जाती है और उससे पहले बनी पेप्टाइड चेन को एग्जिट साइड से बाहर की तरफ साइटोप्लाज्म में भेज देती है और उस प्रोटीन की श्रृंखला को मुक्त कर देती है। इस प्रकार से इसमें टर्मिनेशन होता है और इसमें भी जीटीपी की या ऊर्जा जीटीपी के रूप में खर्च होती है और इस तरह आपके ट्रांसलेशन खत्म होता है। थैंक यू।